तो आदाब, नमस्कार, गुड इवनिंग, सत श्री अकाल। एक बार फिर आप तमाम लोगों का स्वागत है क्राइम तक की कहानी के इस एपिसोड में। उम्मीद है पूरी फैमिली अच्छी होगी। कोरोना के केसेस लगातार बढ़ रहे हैं। मैं डेली यही कोशिश करता हूं कि शुरुआत में आप लोगों को आगाह करूं। सीधे जिस रफ्तार से बढ़ रहे हैं वो अलार्मिंग है और उसके लिए ज़रूरी है कि हम एहतियात बरतें, क्योंकि अब दिल्ली में भी 10,000 केस, मुंबई में भी डबल, बाकी शहरों में भी बड़े बड़े नेता, अभिनेता सभी जो है कोरोना की चपेट में आ रहे हैं। तो हालांकि डबल डोज का कुछ असर भी दिख रहा है, इम्यूनिटी थोड़ी सी अच्छी हुई है, तो वैसा ख़तरनाक नहीं है जो लास्ट सेकंड फेज में था, लेकिन फिर भी इससे बचने की ज़रूरत है, एहतियात बरतिएगा। दिल्ली में आज मौसम भी ठीक नहीं है, सुबह से लगातार बारिश हो रही है और एक तो ठंड, ऊपर से बारिश, ऊपर से कोरोना, इंसानों से इंसानों के बीच की दूरियाँ, ना बाज़ार जा सकते हैं, ना शॉपिंग करने जा सकते हैं, ना मिल सकते हैं, ना घुल सकते हैं। तो एक अजीब सी दुनिया, एक अजीब सी ज़िंदगी हो गई है इस कोरोना की वजह से और कोरोना के अलग अलग जो वेरिएंट हैं उनकी वजह से। लेकिन हाथ में कुछ है नहीं सिवाय एहतियात के, तो बरतिएगा। अब आते हैं आज की कहानी के ऊपर। एक सीरीज़ आई थी जो पूरे वर्ल्ड में बहुत ज़्यादा चर्चा जिसकी हुई, और कहते हैं कि सबसे ज़्यादा देखा जाने वाले भी वो सीरीज़ था नेटफ्लिक्स पे, मनी हाइस्ट। मुझे खुद उसके हर सीज़न का इंतज़ार होता था और जब भी वो सीज़न आता था, चाहे सुबह के 3-4 बज जाए, कोशिश करता था वन गो में देखूं। और मैंने देखी और मुझे बहुत पसंद आई, क्योंकि जिस तरीके के उसमें किरदार थे, जो कहानियाँ थीं, प्रोफेसर का जो रोल था, वो सब बड़ा ही बेहतरीन था। तो एक स्पेनिश एक सीरियल जिसे नेटफ्लिक्स ने ओन किया और बड़े पैमाने पे इसको दिखाया। कहते हैं कि नेटफ्लिक्स पे मनी हाइस्ट आने के बाद नेटफ्लिक्स का शेयर मार्केट में काफ़ी उछाल भी आया और उनका वेल्थ, उनकी दौलत भी बढ़ी, वो कंपनी और ज़्यादा अमीर हो गई। तो मनी हाइस्ट की कहानी जो थी, लास्ट में आपने देखी होगी, पहले तो चोरी, फिर उसके बाद बैंक ऑफ स्पेन में गोल्ड को कैसे वो पिघला कर चोरी करके ले जाते हैं, उसकी पूरी प्लानिंग करते हैं। गोल्ड यानी सोना। हालांकि उसी नेटफ्लिक्स में एक डायलॉग था कि सोने का कोई मतलब होता नहीं है, ये सिर्फ एक गिनती होती है किसी भी देश के लिए। अब आप कहेंगे कि ये क्या अटपटा है, लेकिन आज मैं आपको बताऊंगा कि वो डायलॉग सही था। और उसी मनी हाइस्ट की कहानी, स्पेन की जो बैंक से गोल्ड लूटने की कहानी, एक कहानी और है जो हकीकत में है, और ये जो कहानी अपने आप में बेहद अजीब है। तो आज वही एक कहानी, उस वक्त दुनिया का शायद ये सबसे बड़ा बैंक था जिसमें सबसे ज़्यादा सोना रखा हुआ था, अभी नंबर 2 पर है। उस बैंक में सोने तक एक शख्स कैसे पहुंच जाता है, ये उसकी पूरी कहानी है। कहानी है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। बैंक ऑफ इंग्लैंड एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन हुआ करता था। लेकिन इस कहानी को शुरू करूं उससे पहले आपको बताऊं कि इस वक्त दुनिया में सबसे ज़्यादा गोल्ड कहाँ कहाँ किसके पास है। पहले नंबर पर जो है वो है अमेरिका। उसके न्यूयॉर्क के जो बैंक है, न्यूयॉर्क फेडरल रिजर्व, वहाँ पे सबसे ज़्यादा सोना रखा हुआ है। पहले नंबर पर कितना सोना है? 8,135 टन, 8,135 टन सोना अमेरिका में न्यूयॉर्क बैंक में रखा हुआ है। अब बैंक ऑफ इंग्लैंड की हम बात करें, यहाँ पे कितना सोना है, तो बैंक ऑफ इंग्लैंड में करीब 5,134 टन सोना रखा हुआ है। जर्मनी के पास 3,362 3,362 टन सोना है, तीसरे नंबर पे। इटली के पास 2,451 टन सोना है, 2,451 टन। फ्रांस के पास 2,476 436 टन सोना है फ्रांस के पास। रशिया के पास 2,298 2,298 टन। चीन के पास 1,948 1,948 टन। ये वो देश हैं दुनिया के जिनके पास सबसे ज़्यादा सोना है। हमारे पास कितना है? हिंदुस्तान के पास 686 टन, 686 टन ये सोना हमारे पास है। अब इस सोना जो सरकारी बैंक में है, उनकी जमा पूंजी है, दौलत है, इसका क्या मतलब होता है? इससे उस देश की रईसी, अमीरी, गरीबी का क्या पैमाना नापा जा सकता है? और ये जितना टन सोना आपको बताया अमेरिका से लेकर ब्रिटेन और भारत तक, इसके क्या माने हैं?
दो मायने। एक, ज़रूरी नहीं है कि आपके पास जितना टन सोना पड़ा हो तो आप बहुत अमीर हैं। दूसरा, कितना टन सोना सरकारी बैंक में है, इससे उस देश के पास कुल कितना सोना है इसका भी अंदाज़ा नहीं लगाया जा सकता। फॉर एग्ज़ाम्पल, हर साल सोना निकलता है और पूरी दुनिया में सोने की खपत होती है, लोग सोना खरीदते हैं। अब हर साल जो परसेंटेज है, कौन सा देश सबसे ज़्यादा सोना खरीदता है, इस्तेमाल क्या होता है, अगर आप उस हिसाब से चलेंगे तो आपको पता है कि हिंदुस्तान में, इंडिया में सोने का अपना एक अलग इम्पोर्टेंस है, एक अलग अलग महत्व है। चाहे वो जेवर के तौर पर हो महिलाओं के लिए, शादी ब्याह में आपको पता ही है गोल्ड ज्वेलरी यही सब दी जाती है। और आबादी आप देखें हम 130 करोड़, तो किसी गरीब के घर में भी शादी होती तो वो सोने का एक अंगूठी, एक मंगलसूत्र कोशिश करता है कि खरीद के दे ही दे। ये तो हो गया आम लोगों के इस्तेमाल की बात। हमारा देश, हमारा कल्चर डिफरेंट है। अपने देश में ऐसे ना मालूम कितने मंदिर हैं जहाँ पे अरबों खरबों का ख़जाना है सोने के जेवर के शक्ल में, एक एक मंदिर में, लोगों के घरों में। तो हर साल जो कहते हैं कि जो गोल्ड की खपत होती है उसमें इंडिया टॉप 5 कंट्री में आता है, जो पूरी दुनिया में गोल्ड की पैदावार होती है और उसके बाद उसकी ख़रीदा जाता है। तो उसमें हम बहुत आगे हैं, क्योंकि हम लोग गोल्ड को एक अपने ज़िंदगी का अभिन्न अंग मानते हैं, सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मानते हैं। तो हर घर में आपको सोना मिल जाएगा, और हमारे आदत है कि घर में सोने के जेवर को बचा कर रखते हैं। तो अगर इस हिसाब से हिंदुस्तान की 130 करोड़ जनता के इस्तेमाल के सोने को भी आप शामिल कर लें, तो फिर ये जो बाकी अमेरिका, इंग्लैंड और बाकी देश है, ये पीछे हो जाएंगे हमारे सोने के भंडार से। लेकिन हमारे पास सिर्फ 686 क्यों? क्योंकि वो सरकारी बैंकों में है, सरकारी ख़जाना है। आम लोगों का सोना इसमें शामिल नहीं है। और आम लोगों का सोना हर घर में, जैसे मैंने कहा, एक अंगूठी तो निकल ही आएगी। तो अब 130 करोड़ के हिसाब से अगर उस जेवर को आप तौलें तो कितने टन पहुंच जाएगा। इसीलिए कहा कि सिर्फ सोने से किसी देश की अमीरी, गरीबी और इसका अंदाज़ा नहीं लगाना चाहिए। कहते हैं कि इस वक्त दुनिया के जो सबसे बड़े देश हैं उनके पास जो सोना है, अगर उस सोने को ज़मीन पर रख दें तो 50 माइल्स तक वो सोना को बिछाना पड़ेगा। 50 माइल्स, 50 मील तक, इतना सोना है। तो ये तो रही सोने के इतिहास की कहानी। अब आज जो कहानी सुना रहा हूं उस पर आते हैं। बैंक ऑफ इंग्लैंड, इंग्लैंड का पहला एक फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, इसकी एक शुरुआत हुई थी। और इसकी जब शुरुआत हुई थी, इसके भी साल हैं, जुलाई 1694 में एक किराए के बिल्डिंग में इस बैंक की शुरुआत हुई। और तब वहाँ ये होता था कि जो लेन देन पैसे का कई बार गोल्ड की शक्ल में होता था। तो एक छोटे से किराए के बिल्डिंग से इस बैंक की शुरुआत हुई। धीरे धीरे वक्त बदला। 1734 में बैंक ऑफ इंग्लैंड की अपनी इमारत बनी, और ये बनी एक वहाँ पे जगह है लंदन में, थ्रेड नीडल स्ट्रीट। तो थ्रेड नीडल स्ट्रीट पर ये ऐतिहासिक, ये हिस्टोरिकल बिल्डिंग है बैंक ऑफ इंग्लैंड की। आप तस्वीरों में भी देखेंगे, नहायत खूबसूरत, बहुत खूबसूरत है। और जब बैंक ऑफ इंग्लैंड बनाया गया तो इसके बनाने के लिए उस वक्त करीब 300 साल हो गए। 1734, उस वक्त भी चोर, डाकू, ठगों, अपने मनी हाइस्ट के प्रोफेसर जैसे दिमाग को शायद सामने रखते हुए इस बैंक की पूरी सिक्योरिटी के इंतज़ाम किए गए थे। इस बैंक की दीवार 8 फीट मोटी है। बैंक में तमाम सिक्योरिटी के उस वक्त भी इंतज़ाम किए गए जब टेक्नोलॉजी इतना ज़्यादा नहीं था। इसके नीचे बाकायदा तहखाने बनाए गए। इस बैंक में कुल 8 तिजोरी हैं, बड़े बड़े वॉल्ट। और कहते हैं कि उसकी एक एक तिजोरी की जो चाबी है वो 1-1 फुट लंबी है। तो आप अंदाज़ा लगाइए कि कैसी चाबी होगी, कैसा तिजोरी होगा। फिर धीरे धीरे वक्त बीता तो बदलते दौर के साथ जो और सिक्योरिटी के इंतज़ाम होने चाहिए, हमेशा अपडेट इस बैंक ने किया। बाद में वॉइस रिकग्निशन टेक्नोलॉजी हो या और दूसरी तरीके के जो अभी आजकल अपनी टेक्नोलॉजी है, इन सारी चीज़ों का इस बैंक ने अपनी सुरक्षा के लिए इंतज़ाम किया। इस बैंक में क्यों इतनी सुरक्षा का इंतज़ाम किया गया? उसकी वजह यह है कि इस बैंक में करीब करीब 5134 टन गोल्ड रखा हुआ है।
और कुल मिलाकर ये जो गोल्ड रखा है ये 4 लाख ईंटों की शक्ल में है। 4 lakhs गोल्ड के ईंट रखे हैं इस बैंक की 8 तिजोरियों में। और ये तिजोरी कहाँ है? तहखाने में, नीचे, ज़मीन के नीचे। अब ये जो 4 लाख सोने की ईंटें हैं, इनमें से एक सोने की ईंट का वेट जो है, वज़न है, वो 12 kg है, 12 किलो। यानी सोने की एक ईंट 12 किलो का है। अब आप अंदाज़ा लगाइए कि एक ईंट 12 किलो का और 4 लाख ईंटें 8 तहखाने में नीचे। और इस बात का भी ध्यान कि अब जिस तरीके से रखा गया गोल्ड का वेट इतना ज़्यादा है, करीब 5134 टन, तो कहीं वो ज़मीन के अंदर दरकन ना आ जाए, दरक ना जाए, नीचे ना चला जाए। तो इन सारी चीज़ों का इंजीनियरिंग के हिसाब से भी ख्याल रखा गया और सुरक्षा ऐसा कि इसमें कुछ हो नहीं सकता। 300 साल के इतिहास में बैंक ऑफ इंग्लैंड हमेशा इस बात पे गर्व महसूस करता है कि उसके यहाँ कभी कोई डाका नहीं पड़ा, कभी कोई चोरी नहीं हुई। ये बैंक इतना सेफ और महफूज है। हालांकि थोड़ा वक्त बदला तो बैंक ऑफ इंग्लैंड बाद में पीछे पिछड़ गया, क्योंकि उससे ज़्यादा गोल्ड फिर न्यूयॉर्क की जो बैंक है फेडरल रिजर्व, वहाँ पे रखा गया 8135 टन, यानी लगभग 3000 टन ज़्यादा बैंक ऑफ इंग्लैंड से। तो इस बैंक को ये अपने ऊपर एक बड़ा गुमान और गर्व है कि 300 साल के इतिहास में कभी इस बैंक में किसी की हिम्मत नहीं हुई कि कोई सेंध मार सके, कोई सोना चुरा सके। और ये उस बैंक है जहाँ पे आम आदमी को, जहाँ तिजोरी है, मतलब बड़े बड़े लोगों को भी जाने की इजाज़त नहीं है। हालांकि इंग्लैंड की जो क्वीन एलिजाबेथ, प्रिंस चार्ल्स, इन लोगों ने भी इस बैंक का दौरा किया और वहाँ पे उन्होंने अपनी नज़रों से गोल्ड देखा। इस वक्त जो वहाँ पे सोना रखा हुआ है उसकी कीमत है करीब 20 लाख करोड़ रुपए। ये जो 4 लाख सोने की ईंटें हैं, 12 किलो एक ईंट का वज़न, इसकी कीमत है इंटरनेशनल मार्केट में 20 लाख करोड़ रुपीस, 200 बिलियन पाउंड्स, लगभग 99 रुपीस के आसपास पाउंड्स है, थोड़ा ऊपर नीचे कर लीजिए, लेकिन 200 बिलियन पाउंड्स की कीमत है बैंक ऑफ इंग्लैंड में रखे सोने की, यानी 2 लाख करोड़ रुपए। दुनिया के शायद हर एक देश के बजट से भी ज़्यादा होगा ये। तो अब इस बैंक की आपको अहमियत का अंदाज़ा लग सकता है। इसी बैंक से जुड़ी हुई एक ज़बरदस्त और मज़ेदार किस्सा है। इस बैंक के डायरेक्ट गवर्नर, इस बैंक के तमाम लोग हमेशा ये दावा करते हैं, फ़ख्र महसूस करते हैं कि आज तक इनके बैंक में कभी कोई डाका नहीं पड़ा, कभी चोरी नहीं हुई। लेकिन एक इंसिडेंट ऐसा है जो इस बैंक के वेबसाइट पे भी दर्ज है, और ये एक अनोखा किस्सा है इस बैंक से जुड़ा। बात 19th सेंचुरी की है, 1836, 1836। ये जो बैंक है थ्रेड नीडल स्ट्रीट के ऊपर है। इस स्ट्रीट के आसपास में, बैंक के आसपास में और भी तमाम बिल्डिंगें हैं, कॉमर्शियल बहुत सारे दफ्तर हैं। 1836 में एक गुमनाम खत इस बैंक के डायरेक्टर के नाम आता है और वो ये कहता है कि मैं आपके सोने की जो सारी तिजोरियां हैं 8 जो अंडरग्राउंड, मैं उस वॉल्ट तक, उस तिजोरी तक पहुंच चुका हूं और सोना मेरे सामने है। ये लेटर जब डायरेक्टर के, गवर्नर के पास आया बैंक के, लगा कि कोई मजाक कर रहा है, बल्कि डायरेक्टर है वहाँ पे, तो उनको लगा कि कोई जोक कर रहा है। इस बैंक की सिक्योरिटी और वो इतनी अच्छी है कि किसी की हिम्मत नहीं है कि वो इस तिजोरी तक पहुँच सके। उन्होंने इस लेटर को सीरियसली नहीं लिया और नज़रअंदाज कर दिया। कुछ हफ्ते बीते, एक और गुमनाम लेटर फिर डायरेक्टर के पास आया। उसने कहा कि मैं आपकी सबसे कीमती चीज़ें, जो सोना रखा हुआ है, मैं उस सोने तक पहुंच चुका हूं और करीब हूं, आप यकीन करो। अब डायरेक्टर को लगा कि ये क्या है। फिर उसने लेटर में लिखा कि अगर आपको यकीन नहीं आ रहा तो मैं यकीन दिलाता हूं। बोला कि आप मुझे इस खत का जवाब दें, मैं एक टाइम और डेट लिखूंगा, उस टाइम और डेट पे मैं आपको उसी सोने के पास, जहां परिंदा भी पर नहीं मार सकता, मैं आपको मिलूंगा। अब जब ये पढ़ा तो डायरेक्टर का भी दिमाग घूमा। उसे लगा ये दूसरी बार ख़त है, वो वहाँ तक पहुँचने की बात कर रहा है और कह रहा आप टाइम बताओ, मैं उस टाइम पे ही मिलूँगा। तो उन्होंने फिर इसको सीरियसली लिया, लेकिन अब ये बात को बड़ी खामोशी की तरह से लिया गया, क्योंकि बैंक की साख की बात थी।
तो अब डायरेक्टर ने कहा कि ये क्या है, लेकिन खैर डायरेक्टर ने उस लेटर का पढ़ा और इस बात सीरियसली लिया। अगला लेटर आता है और उस लेटर में वो शख्स तारीख और टाइम लिखता है और कहता है कि मैं इस वक्त आपको यकीन दिलाने के लिए कि मैं गलत नहीं हूँ, मैं उस सोने तक पहुँच चुका हूँ। आप इतने बजे इस तारीख को मुझे अपनी इस बैंक की जो सारी 8 तिजोरियाँ रखी हैं, आप वहाँ पहुँचिए अपने लोगों के साथ, मैं आपको वहीं मिलूँगा। अब धीरे धीरे वो तारीख आई, वो वक्त आया। अब इधर बैंक के डायरेक्टर की परेशानी ये है कि वो सबको इस बात का बता भी नहीं सकता खुल के, क्योंकि इससे बैंक साग पे बट्टा लग सकता है। लेकिन एक शख्स चैलेंज कर रहा है। इस दौरान में उन्होंने बैंक की सारी सिक्योरिटी देखी, खुद जाकर तिजोरी को चेक किया, चारों तरफ देखा, बट कहीं से कोई ऐसा लूपहोल, कहीं ऐसी कोई चीज़ नहीं मिली। न सुरंग मिला, न कोई दीवार में छेद मिला, न कोई खुफिया रास्ता मिला। तो लगा ये आएगा कहाँ से, और गेट पे पहरा है। तिजोरी तक आम बैंक के भी जो स्टाफ हैं उनमें से भी सबको जाने की इजाज़त नहीं है, तो ये शख्स कैसे पहुंच सकता है। अब मन में क्यूरियोसिटी, लेकिन ख़त जिस कॉन्फिडेंस से लिखा गया, तो पहले डायरेक्टर ने सोचा था कि नहीं जाऊंगा, लेकिन कहा कि नहीं, अब वो एक होता है मन में ना कि कहीं आ गया तो डायरेक्टर ने अपने कुछ करीबी और भरोसेमंद साथियों को लिया, गार्ड को कहा कि तुम तैयार रहो, उसे सारी बात बताई नहीं, और उस अंडर मतलब ज़मीन के अंदर जहाँ पे तहखाना था, वक्त से पहले पहुँच गए। खड़े रहे, वक्त करीब आ गया उसके जो उसने लिखा था आने का। थोड़ी देर के बाद सब कुछ शांत था, उन्हें लगा कि मजाक है, हम बेवकूफ़ बन गए। फिर भी उन्होंने कहा चलो थोड़ा वक्त और रुक जाते हैं, देखते हैं। थोड़ा देर और थोड़ी सी इंतज़ार, वक्त बीता। अचानक उन्हें तिजोरी के अंदर से, उसी ज़मीन से कुछ आवाज़ आई। अब वो सारे चौंक उठे कि ये क्या आवाज़ है। ध्यान से सुना, कुछ दिखाई नहीं दिया। थोड़ी देर बाद अचानक एक सोने की तिजोरी के सामने एक शख्स खड़ा हुआ नजर आया। अब ये देख के सारे हैरान। जहां पे वो खड़ा हुआ था उसके पीछे एक सुराख जैसी चीज थी, बड़ा सा, जिससे एक आदमी आ सकता था। अब बैंक के डायरेक्टर को मतलब एक तरह से सुन काटो तो खून नहीं, कि जिस शख्स ने खत लिखा वो शख्स उसके सामने खड़ा है, तमाम सुरक्षा के बावजूद, और उस सोने के सामने। अब उन्होंने उससे पूछा, उसने बताया कि मैंने ही लेटर लिखा। तो बोला तुम कौन हो? उसने कहा कि मैं सीवर वर्कर हूँ, मैं इसी बैंक के आसपास की जो तमाम बिल्डिंग और बाकी जगह है, थ्रेड नीडल स्ट्रीट, उस पर काम करता हूँ। बोला कुछ महीने पहले मैं ऐसे ही काम करते हुए एक सीवर में उतरा, उस सीवर में सफाई करते करते मैं आगे पहुँचा। तो आगे जाने के बाद मुझे एक सीवर के अंदर एक गुफा टाइप दिखाई दी, एक रास्ता दिखाई दिया। अब वो सीवर का जो जाल बिछा हुआ था, वो सारे सीवर के जाल को जानता था, क्योंकि अक्सर सीवर में उतरता था। लेकिन वो वाली जो सुराख या रास्ता था, उसने वो टनल टाइप का उसने कभी नहीं देखा था। तो उसने बोला कि मैंने भी नहीं देखा, और ये टनल दिखाई दिया सीवर के अंदर, तो मैं उस टनल में उतर गया। उतर कर चलता रहा। फिर एक जगह जब मैं बाहर निकला तो मैं हैरान था। मैंने देखा मेरे चारों तरफ बड़े बड़े ताले हैं, और फिर मुझे अंदाज़ा हुआ कि ये कौन सी जगह है, क्योंकि वो पूरा ज़मीन के अंदर जो सीवर की जाल बिछी वो सबको नाप चुका था, हर बिल्डिंग को देख चुका था। तो कहा कि वहाँ से एक रास्ता उस टनल का एक सीवर से होकर उस बैंक के नीचे उतरता था। तो जब मैं ऊपर आया तो मैंने देखा मेरे चारों तरफ गोल्ड ही गोल्ड है। मैं समझ गया ये बैंक ऑफ इंग्लैंड है। बोला मैं वापस आया। बोला फिर मैं एक बार और गया चेक करने के लिए। बोला फिर वहीं पहुंचा, मुझे अब रास्ता पता चल गया था, और इसके बाद मैंने आपको लेटर लिखा। उस शख्स ने उस बैंक से एक भी ईंट नहीं चुराई थी, और उसके सामने पूरा सोना था। तो उसने कहा मैंने आपको लेटर लिखा क्योंकि मैं यहाँ तक आ सकता हूँ तो कोई भी आ सकता, कल को किसी को भी ये खुफिया रास्ता पता चल सकता है। बैंक के डायरेक्टर और बाकी लोग, उस वक्त उनकी हालत ख़राब हो गई कि बैंक को बनाने में उस वक्त 1734 में जब ये बना था, हर चीज़ का ख्याल रखा गया था, ज़मीन के अंदर सीवर, टनल, सुरंग, सब चीज़ों का। लेकिन ये टनल कहाँ से आ गया जो अछूता रह गया, उन्हें भी नहीं मालूम। दीवारें चौड़ी चौड़ी बनाई, दरवाजे मजबूत बनाए,
लेकिन ज़मीन के अंदर की चीज़ें वो भूल गए। वो तो एक शख्स सामने था, एक ऐसा शख्स जो ईमानदार था, वरना उस टनल के रास्ते वो मनी हाइस्ट के प्रोफेसर की तरह धीरे धीरे सारा सोना गायब कर देता और किसी को पता भी नहीं चलता। लेकिन उसके मन में लालच नहीं था। उसकी इस ईमानदारी से उस बैंक के डायरेक्टर उस वक्त इतना खुश हुए कि आज के दौर के हिसाब से करेंसी में अगर जोड़ूं तो उसको 80,000 पाउंड इनाम में दिया। कई करोड़ों रुपए होते हैं और उसकी सैलरी कुछ पाउंड थे उस वक्त। तो उस शख्स की ज़िंदगी बदल गई और उससे ये कहा गया कि तुम ये इस बात का जिक्र कभी नहीं करोगे। फिर उसके ज़रिए उस टनल को देखा गया, चेक किया गया और फिर से रिपेयर का काम शुरू हुआ और उन खुफिया रास्तों को बंद किया गया। 80,000 पाउंड इनाम में दिया था उस बैंक की तरफ से, क्योंकि उस शख्स ने ईमानदारी बरती और उस बैंक के सोने के ऊपर बुरी नज़र नहीं डाली, चुराया नहीं, बल्कि खुद पहुंचा, लेटर लिखा और उनको ये साबित किया कि देखो मैं इस बैंक में दाखिल हो सकता हूं जिसको आप अभेद कहते हो। तो इनाम के तौर पर उसे कई करोड़ रुपए मिले, उसकी ज़िंदगी बन गई। लेकिन वो सीवर वर्कर कौन था, इसको खुफिया रखा गया। बैंक ऑफ इंग्लैंड के वेबसाइट में बाकायदा इसका जिक्र है। कुछ लोग इसे मजाक में समझते हैं, लेकिन ये है कि एक फैक्ट था। और वो शख्स उन 20 लाख करोड़ के सोने तक एक सुरंग, एक टनल के रास्ते पहुंच चुका था। तो ये थी कहानी बैंक ऑफ इंग्लैंड की। और इसीलिए एक डायलॉग है कि, तो अमिताभ बच्चन की फिल्म का है कि ताला मजबूत होने से कुछ नहीं होता, दरवाज़ा मजबूत होना चाहिए। तो आप दीवारें और बाकी चीज़ें तो मजबूत कर लेते हैं लिए, लेकिन ये सुरंग और बाकी जो चीज़ें हैं, अगर इसकी तरफ आप ध्यान नहीं देंगे तो फिर आप गए। तो ये कहानी उससे एक सबक मिलती है। बल्कि एक जगह पे किसी बात के डायरेक्टर ने बैंक ऑफ इंग्लैंड की ये कोट भी किया था कि सिर्फ दीवारें और दरवाज़ों और तालों से कुछ नहीं होता है, ज़मीन का निचला हिस्सा जो है जहाँ पे सारी चीज़ें हैं वो भी उतनी ही मजबूत होनी चाहिए। तो ये एक ऐसी कहानी थी जिसमें डाका तो नहीं पड़ा, चोरी तो नहीं हुई, लेकिन ये हो सकता था। बट एक जो शख्स इस राज को, इस रास्ते को जानता था, वो चोर नहीं निकला, वो बेईमान नहीं निकला और उसे इनाम भी मिला। अब आते हैं आज के सिलसिले को शुरू करते हैं। आज जसविंदर कौर संधू जी का जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे जसविंदर जी। राकेश गुप्ता जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे राकेश गुप्ता जी। दिवाकर गुप्ता ने भेजा है। तन्वी रावत का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे तन्वी जी। और कुंवर बहादुर श्याम, इनके हस्बैंड, उन्होंने भेजा है। स्मृति राज का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे स्मृति। और आकाश आनंद ने भेजा पटना से। इसके अलावा एंजलिन कौर हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे एंजलिन। और मनदीप सिंह हैं, ये अफ़गानिस्तान से हैं, इन्होंने भेजा है। इनकी बेटियां हैं एंजलिन, और इनको कोरोना है और ये कह रहे हैं कि मैं एक अलग कमरे में हूँ, अलग थलग रह रहा हूँ, तो बड़ा मिस भी हो रहा है। और लेकिन आज बिटिया का जन्मदिन है, तो कोई बात नहीं मनदीप सिंह जी, आप जल्दी रिकवर होंगे और अगले साल आप धूमधाम से बिल्कुल बर्थडे मनाएंगे। आमिर खान का भी आज जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे आमिर खान। और इनके फ्रेंड हैं अभय सोनी, बलिया से, उन्होंने भेजा है। प्रकाश पांचाल जी हैं, इनका भी आज जन्मदिन है और इत्तेफाक से इनकी एनिवर्सरी भी, बल्कि 6 जनवरी को है, इनका कल है, लेकिन चलिए एडवांस में। और ध्रुव पांचाल और आदित्य पांचाल, ये दोनों इनके बेटे हैं, उन्होंने भेजा है। तो पूरी क्राइम तक फैमिली की तरफ से प्रकाश पांचाल जी, आपको जन्मदिन और मैरिज एनिवर्सरी दोनों की दिल से बधाई। इसके अलावा मीना जी हैं, इनका भी आज हैप्पी बर्थडे है, तो हैप्पी बर्थडे मीना जी। और फरजाना खान ने भेजा है ये, और ये उनकी छोटी भाभी, उन्होंने कहा कि आप लिख दीजिएगा कि आई लव हर, तो मीना जी आप तक मैसेज पहुंच गया होगा। अजय सिंह हैं कोंगर से, और निबा इनकी बहन, इन्होंने बर्थडे भी मनाया था, तो अजय सिंह जी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे अजय सिंह, पूरी क्राइम तक की फैमिली की तरफ से। इसके अलावा परी पुनिया हैं, इनका भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे परी पुनिया। और ये पीयूष पुनिया जी ने भेजा, इनकी पत्नी है। आज राधा जी का भी जन्मदिन है, तो हैप्पी बर्थडे राधा जी। और ये जोगेंद्र नेहरा हैं, इनकी पत्नी है, फायर ब्रिगेड में काम करते हैं जोगेंद्र नेहरा जी। छुट्टी है नहीं, अब बीवी का बर्थडे हो और आप छुट्टी ना हो, घर पे नहीं हो, तो फिर तो मामला गड़बड़ हो जाता है। लेकिन कई बार मजबूरियां होती हैं, तो राधा जी आप भी समझती होंगी, तो कोई बात नहीं, हैप्पी बर्थडे। इसके अलावा रोशनी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे रोशनी। और शाहनवाज हुसैन ने भेजा है। जानवी का भी आज जन्मदिन है, हैप्पी बर्थडे जानवी। और विक्रम अरोड़ा साहब, इनके डैड हैं, फादर हैं, पिता हैं, उन्होंने भेजा है। तो आप तमाम लोगों को हैप्पी बर्थडे। बलकार सिंह खोसा,
ये इन्होंने एक भेजा है मेल, ये अनूपगढ़ उसी जगह से है जहाँ कल मैंने आपको सुनाई थी कहानी, पाकिस्तानी लड़का जो पैदल चला आया। लैला मजनू का जो मज़ार है जहाँ पे, वो इनका कहना है कि उनके घर से बिल्कुल पास में है। राहुल राजपूत हैं, शेख समीर अहमद हैं, विकास धूरदेव हैं अकोला महाराष्ट्र से, उधम सिंह हैं, हरीश धीमान हैं एडिलेट से। और थैंक यू वेरी मच हरीश धीमान जी, आपने जो तारीफ भरा मेल लिखा है। कोशिश यही होती कि जितनी कहानी में डिटेल इन्फॉर्मेशन हो वो आप तक शेयर करूं, तो उसी के लिए सारी चीज़ें करता रहता हूं, तो थैंक यू दिल से। मोहम्मद अनवर रईस हैं, देवेंद्र भारद्वाज हैं, ये भी अनूपगढ़ से हैं, उसी लैला मजनू के मज़ार के आसपास, काफ़ी लोग वहाँ रहते हैं इसका मतलब। और इसके अलावा विभूति कुमार हैं, अंशुमान है पटना से, भागलपुर दंगा की कहानी सुनना चाहते हैं। रुपेश कुमार पांडे हैं, और ये चितलू पांडे जी 1942 बलिया के जो क्रांति की कहानी है वो सुनना चाहते हैं, तो मैं ज़रूर आपको सुनाता हूँ। सर्वजीत सिंह डरबी हैं यूके से, आज यूके की कहानी भी सुना दी। आदित्य तिवारी जी हैं कोलकाता के बड़ा बाज़ार से। इसके अलावा ऋषिकेश कुमार हैं, और ऋषिकेश कुमार ने मेल लिखा है कि कहानियाँ सुनते हैं और कई बार कहानी में बहुत ज़्यादा डूब जाते हैं। उन्होंने किस्सा सुना है कि कल कहानी सुनते सुनते वो इतना डूब गए कि वो आमतौर पे 3-4 चपाती खाते हैं, कल 12 चपाती खा गए। तो एक आध दिन तो चलता है, बार बार ऐसा मत कीजिएगा राकेश कुमार जी, फिर वेट बढ़ जाएगा आपका। निशांत अस्थाना हैं, इसके अलावा मलिक अली हैं, कराची से, कराची के हैं ये लेकिन टेक्सास में रहते हैं यूएस में। और इनकी वाइफ जो हैं वो जालंधर से हैं, मनदीप कौर, वो हिंदुस्तानी हैं, मतलब मलिक अली पाकिस्तानी हैं। मलिक अली कराची में पैदा हुए, टेक्सास में रह रहे हैं। वाइफ मनदीप कौर हैं जालंधर की, दोनों ने शादी की लेकिन वो इस वक्त कनाडा में हैं। और इनका कहना है कि बड़ा मुश्किल होता है इस तरह से इश्क करना और फिर शादी करनी, लेकिन ऊपर वाले का शुक्र है कि दोनों हस्बैंड वाइफ बहुत खुश हैं। और इन्होंने वो लाइन भी लिख कर भेजी है कि इश्क नहीं आसान, बस इतना समझ लीजिए, एक आग का दरिया है और डूब के जाना है। तो आप दोनों हमेशा खुश रहें, अच्छे रहें। अमरजीत साहा हैं, और यंगेस्ट सीरियल किलर की कहानी सुनना चाहते हैं, और मैंने सुना दिया है, इसी क्राइम तक में आपको मिल जाएगा। अमरजीत साहब बेगूसराय से हैं ये। शैलेंद्र सिंह हैं, बीएसएफ में हैं, और ये हैदराबाद के निज़ाम की कहानी सुनना चाहते हैं। शायद मैंने सुनाई, अगर नहीं सुनाई तो ज़रूर सुनाऊंगा। रोहन कुमार हैं, इसके अलावा सलमान मलिक हैं, राहुल दिवाकर हैं। आप तमाम लोगों का शुक्रिया, आपकी जो कहानियों की फरमाइश है ज़रूर उसकी बारी आएगी। तो चलते चलते एक बार फिर, कोरोना काफ़ी तेज़ी से बढ़ रहा है, अपना ख्याल रखिएगा, अपनों का ख्याल रखिएगा। अब आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे किसी नई कहानी के साथ। थैंक यू वेरी मच।